बीजेपी को सांप्रदायिक ध्रुवीकरण और हिंदू पलायन का मुद्दा देने वाली कैराना विधानसभा के लोगों का कहना है कि हिंदू मुसलमान और पलायन उनके लिए कोई मुद्दा है ही नहीं। रवीश रंजन शुक्ला की ये ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। कैराना हिंदू व्यापारियों के पलायन के लिए जिम्मेदार अपराधियों को और पेशेवर हिस्ट्री सीटर को अपना कैंडिडेट बना करके समाजवादी पार्टी ने अपने वास्तविक चरित्र को एक बार फिर से प्रदेश के सामने, देश के सामने प्रस्तुत कर दिया है। समाजवादी पार्टी के ऊपर कई लोगों पर झूठे मुकदमे हैं और इतने झूठे मुकदमे हैं जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। हमारी पार्टी के कई नेताओं पर, पार्टी के वरिष्ठ नेताओं पर लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार में झूठे मुकदमे लगाए गए। कैराना में भले ही हिंदुओं के पलायन और नाहिद हसन के मुद्दे पर सूबे की सियासत को गरमाने की कोशिश हो रही हो, लेकिन कैराना बाजार में 30 साल से दुकानदारी कर रहे और व्यापार मंडल के अध्यक्ष अनिल गुप्ता के चेहरे पर बेफिक्री है। ये अनिल गुप्ता जी जो है वो व्यापार मंडल के कैराना के अध्यक्ष हैं। आप देख सकते हैं योगी जी के साथ में भी इनकी तस्वीर है, हरीश रावत के साथ में भी तस्वीर है, राज बब्बर के साथ में तस्वीर है और नॉन पॉलिटिकल शख्सियत हैं। 30 साल से कैराना के इसी जगह पर अनिल गुप्ता जी व्यापार कर रहे हैं। अनिल जी नमस्कार। नमस्कार जी। कैराना आपका जो है वो तो टीवी में बड़ा खूंखार नजर आता है। जी। आप अभी तक व्यापार कर कैसे रहे, मुझे ये बड़ा ताज्जुब हो रहा है। नहीं देखिए, हम व्यापार मंडल जुड़े हुए हैं तो आपने बता ही दिया। करीब करीब पूरा बाजार के जितने व्यापारी हैं सब हमसे जुड़े हुए हैं। सबसे मीटिंग होती रहती है, सबकी बात होती रहती है और मैं खुद यहाँ का बाशिंदा हूँ। तो जो यहाँ के बारे में बनाई है वो ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ पे हिंदू मुस्लिम वाली तो कोई बात ही नहीं है। अच्छा। हिंदू मुस्लिम में कोई समस्या नहीं है। अच्छा। हाँ, रही बात बदमाशी की, यहाँ बदमाशी जरूर थी। अच्छा, सपा सरकार में। तो नाहिद हसन की बात आती है कि उन्होंने अपराधियों को संरक्षण दिया जी, उनके बारे में क्या आप लोगों का तासुर है, क्या उनके बारे में सोच है? नहीं देखिए, ऐसा तो मुझे लगता नहीं है क्योंकि मैं यहाँ कैराना में रहता हूँ 30 साल से। यहाँ के बड़े माननीय विधायक जी हमारे भाई, देखे मैं तो, मुझे तो कोई ऐसी बात लगती नहीं, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि अगर आज कैराना में शांति है तो कहीं ना कहीं उनका भी मौन एक तरह से मतलब इसमें योगदान है। क्योंकि अगर वे चाहें तो झगड़ा नहीं हो सकता। अगर किसी शहर का विधायक चाहे तो झगड़ा करा सकता है, झगड़ा हो सकता है। यहाँ पे हिंदू मुस्लिम नहीं हुई आज तक। पलायन लाइन उनका परिवार के तो कोई नहीं बाहर गए? नहीं, उनका परिवार कोई नहीं गया था। यहाँ पर दूसरे हमारे मूल्य पंसारी के नाम से मशहूर है, वे चले गए थे, उनके लड़के चले गए थे। बल्कि मूल्य पंसारी का पोता है वो तो, जो फिलहाल रहता है, उनकी तीसरी पीढ़ी चल रही है, तो वो चले गए थे वहां से, लेकिन अब वे आ गए हैं। अनिल कुमार गुप्ता की दुकान से चंद कदमों की दूरी पर सुरेंद्र कुमार विनोद कुमार की दुकान है। विनोद कुमार की हत्या फुरकान गैंग ने 2013 में कर दी थी, लेकिन उनके बेटे हमें दुकान पर बैठे मिले। पिछले साल जब योगी आदित्यनाथ आए थे तो इन्हीं के परिवार से उन्होंने बातचीत भी की थी, मिले भी थे, लेकिन इनके परिवार से किसी ने पलायन नहीं की। हालांकि आज की तारीख में ये मीडिया से भी इनके परिवार ने दूरी बना रखी है और कोई भी मीडिया के साथ में बातचीत नहीं करता है। अब हम आपको लेकर चलते हैं कायस्थबाड़ा के उस इलाके में जहां से पलायन की खबरें 2014 में पहली बार उठी। पुनीत गोयल है हमारे साथ में, ये लोकल रिपोर्टर हैं कैराना के, और इन्होंने ही सबसे पहले खबर जो है ये लिखी थी। पुनीत, उस वक्त क्या था, अभी क्या है? उस वक्त समाजवादी की पार्टी थी, लैंड लॉर्ड पर काफी कंट्रोल नहीं था, और गुंडागर्दी बहुत ज्यादा थी। गुंडों का आतंक इतना था कि सरेआम कैराना के व्यापारियों को गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई थी। कैराना के व्यापारियों में उस दौरान इतनी दहशत हो गई कि उन्हें यहाँ मजबूरन प्लान करना पड़ा। अच्छा। यहाँ कैराना में हिंदू मुस्लिम की कोई ऐसी बात नहीं है, बहुत प्रेम है आपस में, ना कोई ऐसी बात है, केवल गुंडों का रास्ता। जब मुद्दा है नहीं, प्लान का मुद्दा है नहीं जब। अच्छा जी, कोई मुद्दा नहीं है? नहीं कोई मुद्दा नहीं है प्लान का। तो फिर ये लगातार टीवी में लगातार नेता, बड़े बड़े मुख्यमंत्री हमारे कई बार भाषणों में बोल चुके हैं पलायन। नहीं, पलायन हुआ था, पहले हुआ था पलायन, रोजगार की वजह से पलायन हुआ था। हाँ,
कोई बाहर गया तो उसको दिखा दिया प्लान हो गया। इस मार्केट में अगर आप दुकानें गिनो, अगर 20 दुकानें नजर आएंगी, 10 हिंदुओं की हैं, 10 मुसलमानों की, जहाँ पे खड़े हैं, और पलायन यहाँ पे कुछ नहीं हुआ। ये तो उन लोगों के मकानों में यहाँ जगह कम थी। मकान जो 10 लाख का बिकना था वो 40 लाख का बिका। अपनी जमीनों के पास जाकर उन्होंने मकान बना लिए। उनके घरों में 10-10 भैंसें गाय थी, वो जगह नहीं थी यहाँ पे। मुद्दा तो पलायन का ये है, यहाँ पे कारोबार नहीं है। कम से कम 5000 आदमी रोज पानी बच जाते हैं यहाँ से। ये आम लोगों की बातें आपने सुनी। अब हम चलते हैं कैराना की राजनीति के सबसे चर्चित और विवादास्पद सपा उम्मीदवार नाहिद हसन के घर पर। नाहिद हसन पर 17 मामले दर्ज हैं। वो फिलहाल जेल में हैं। 2 बार सांसद रह चुकी उनकी मां तबस्सुम हसन भूमिगत हैं। इसके चलते उनकी बहन इकरा हसन लंदन में अपनी पढ़ाई छोड़कर कैराना लौटी हैं, लेकिन फिलहाल मीडिया के सामने नहीं आना चाहती हैं। कोई केस नहीं था। ना 2014 में था, ना 15 में था, ना 16 में था, ना 17 में था। 18 में आके जो हमारे एसएसपी थे यहाँ से, अजय पाल शर्मा, उन्होंने जो है कोई विवाद हो गया था इनका आपस में, उन्होंने उस पर मुकदमा लगा दिया था। वो कैराना विधानसभा में बीजेपी की प्रत्याशी और हुकुम सिंह की बेटी मृगांकिका सिंह भी चुनावी मैदान में हैं। वो कहती हैं कैराना का सबसे बड़ा मुद्दा विकास का है। यहाँ पर मुद्दे हैं निरंतर विकास को गति देते रहना और उसे आगे बढ़ाना। यही मुद्दा है। यह मुद्दा है। विकास तो चाहे शिक्षा में हो, चाहे एम्प्लॉयमेंट में हो, किसी भी प्रकार की अपॉर्चुनिटीज को यहाँ पे बढ़ाना, वही मुद्दा है। चलिए, ये बड़ा अच्छा लगा आपके मुंह से कि आप बता रही हैं कि विकास एक मुद्दा है, क्योंकि कैराना तो हमेशा से हिंदू ध्रुवीकरण का एक मुद्दा जो है सियासी नेता बनाते रहे, खासतौर पर बीजेपी के नेता। कैराना वो जगह है जहां से संगीत का किराना घराना निकला और मशहूर हुआ। कहते हैं कभी मन्ना डे यहां आए थे तो नंगे पांव घूमते रहे। संगीत और सुरों के इस शहर को सियासत बदलने की कोशिश कर रही है, लेकिन समाज ने खुद को शायद बचा रखा है। कैराना की सियासी भट्टी में अगर नफरत के गुड़ बन रहे हों और उससे सियासी फायदा मिल रहा हो और वो नेताओं के लिए मीठा साबित हो रहा हो नफरत का गुड़, तो पलायन का मुद्दा उनके लिए जिंदा रखना मजबूरी है। यहाँ के लोगों के लिए पलायन का कोई मुद्दा नहीं है, लेकिन हमारे सियासी नेताओं के लिए अब भी ये मुद्दा बना हुआ है। कैराना से राकेश सिंह के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। बिहार में बीजेपी के 2 घटक दलों नीतीश कुमार की जेडीयू और मुकेश साहनी की वीआईपी पार्टी ने ऐलान किया है कि उत्तर प्रदेश चुनावों में वो बीजेपी के खिलाफ अपने उम्मीदवार उतारेंगे। एक रिपोर्ट। बिहार में जेडीयू और बीजेपी की साझा सरकार में मंत्री मुकेश साहनी यूपी विधानसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों को टिकट बांट रहे हैं। मुकेश साहनी की पार्टी विकासशील इंसान मोर्चा कुल 165 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। अपने आप को मल्लाह का बेटा कहने वाले मुकेश साहनी बिहार में निषाद वोटों पर वर्चस्व रखते हैं। बिहार विधानसभा में 4 विधायकों के साथ बीजेपी और जेडीयू सरकार में शामिल मुकेश साहनी के सुर यूपी आकर बदल जाते हैं। सब बात नहीं कीजिए, चुनाव हम लोग लड़ रहे हैं और 165 सीट का मेरा घोषणा, उससे अधिक सीट लड़ेंगे, लेकिन अभी सब तैयारी, आज फर्स्ट फेज और सेकंड फेज का नाम का घोषणा हो जाएगा और सारे कैंडिडेट यहाँ पे आए हैं, उसको सिंबल भी मिल जाएगा और फेज बाय फेज हम लोग पूर्वांचल में अधिक सीट होगा तो उसको हम लोग तैयारी कर रहे हैं। मजबूती से वीआईपी पार्टी, कितने मजबूती से चुनाव लड़िएगा? फुल। आज जैसे भारतीय जनता पार्टी समर्थन देके सरकार चला रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व, तो उसी तरीके से हम सरकार चला रहे हैं। हमारी दोस्ती से बिहार में, उसके बाद हम पूरे भारत में स्वतंत्र हैं। वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी यूपी में बीजेपी से अलग चुनाव लड़ने का फैसला किया है। जेडीयू ने मंगलवार को लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया। अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब उन्होंने जनता दल यू को छोड़ करके अपने यूपी के चुनाव में मित्रों की संख्या में निषाद पार्टी और अपना दल का नाम लिया, तो हम उनसे अपने आप ही अलग हो गए और हमने तय किया कि पार्टी की पहचान और नारों को लेकर के हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। और एक लिस्ट यूपी पार्टी के पास पहले से ही है। कल दिल्ली में बैठक होगी और हम उम्मीदवारों की पहली सूची कल जारी करेंगे। सूत्रों की माने तो जेडीयू की तैयारी बीजेपी के कुर्मी वोट बैंक में सेंधमारी करने की है। बीजेपी ने कुर्मी वोट बैंक को साधने के लिए अनुप्रिया पटेल के अपना दल से तो निषाद वोटों के लिए निषाद पार्टी से गठबंधन कर रखा है। चुनाव के नतीजे बताएंगे कि जेडीयू और मुकेश साहनी की वीआईपी पार्टी कितना वोट पाते हैं, सीट
जीतना तो दूर की बात है, क्या इनकी जमानत भी बचेगी? जेडीयू 2012 में अकेले यूपी में चुनाव लड़ चुकी है, जहां पर उसे बुरी तरीके से हार का सामना करना पड़ा था। पर सवाल ये है कि बिहार में सरकार में साथ हैं तो यूपी में क्यों अलग? क्या ये बीजेपी पर दबाव बनाकर कुछ पाने की साजिश तो नहीं? सहयोगी बिलाल के साथ लखनऊ में सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। आम आदमी पार्टी ने पंजाब में अपने मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा कर दी है और भगवंत मान को मुख्यमंत्री उम्मीदवार के तौर पर, चेहरे के तौर पर सामने रखा है। आपका कहना है कि 93% लोगों ने रायशुमारी के बाद उनके लिए वोट किया, लेकिन सवाल यह भी है कि आखिर दूसरा नाम था कौन सा? एक रिपोर्ट। आम आदमी पार्टी की तरफ से पंजाब के अगले सीएम और आम आदमी पार्टी का सीएम चेहरा औपचारिक रूप से सरदार भगवंत मान को डिक्लेयर करते हुए कुछ इस तरह धूमधाम से अरविंद केजरीवाल ने भगवंत मान को पंजाब में आम आदमी पार्टी का मुख्यमंत्री उम्मीदवार घोषित किया। कई लोगों ने मेरा नाम डाल दिया। मैंने शुरू में ही कह दिया था भी मैं रेस में नहीं हूं, तो उन वोट्स को हमने इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया। जिसने कहा भाई अरविंद केजरीवाल, उसको हमने साइड कर दिया। उन सारे वोट्स को जो बचे उसमें 93.3% लोगों ने सरदार भगवंत मान का नाम लिया। जब भगवंत मान को मुख्यमंत्री उम्मीदवार घोषित किया गया तो भगवंत मान और उनकी मां दोनों ही भावुक हो गए। आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री उम्मीदवार भगवंत मान ने एनडीटीवी से खास बातचीत में कहा कि अब ये जिम्मेदारी मिलने के बाद तालियां और गालियां दोनों उनके जिम्मे हैं। देखिए, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मुझे पार्टी ने भी मेरे पे विश्वास किया और इस काबिल समझा कि मैं मुख्यमंत्री के दायित्व को निभाऊं। और लोगों ने जो लाखों की गिनती में मेरे पे विश्वास किया, इतनी बड़ी तादाद में एसएमएस, व्हाट्सएप और कॉल किए, तो उससे मेरा हौसला भी बढ़ गया है, लेकिन जिम्मेदारी भी बढ़ गई है। भगवंत मान ने कॉमेडियन के तौर पर अपनी पहचान बनाई और खूब मशहूर हुए। वो 2014 से आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए हैं और लगातार दूसरी बार संगरूर से सांसद हैं। वो फिलहाल लोकसभा में आम आदमी पार्टी के इकलौते सांसद हैं और केजरीवाल के करीबी माने जाते हैं। हालांकि विपक्ष उनको मुख्यमंत्री उम्मीदवार के तौर पर चुने जाने के तरीके पर सवाल उठा रहा है। आदरणीय साथी, एक हरियाणा की कहावत है, राजस्थान की भी, और उसे पंजाबी में भी कहा जा सकता है, घर की बही काका लिखड़ियां। अगर आप समझ पाए तो खड़ी बोली की है, घर की बही काका लिखड़ियां। किसने वोट डाली भैया? कहां वोट पड़ी? कौन सा इलेक्शन कमीशन था? किसने उन वोटों की गिनती की? आप अपने घर में कुछ भी लिख लीजिए, उसके मायने क्या हैं? 2017 में आम आदमी पार्टी अच्छी संभावना माने जाने के बावजूद सरकार नहीं बना पाई थी और इसका एक बड़ा कारण माना गया कि आम आदमी पार्टी ने मुख्यमंत्री उम्मीदवार घोषित नहीं किया था। इसलिए इस बार पार्टी ने अपने सबसे मशहूर चेहरे भगवंत मान को अपना चेहरा बनाया है। आम आदमी पार्टी पर पंजाब में बाहरी होने के भी आरोप लगते हैं। इसका एक बड़ा कारण यह है कि कुछ लोगों को लगता है या फिर विरोधी दल आरोप लगाते हैं कि पंजाब में अगर आम आदमी पार्टी जीती तो अरविंद केजरीवाल दिल्ली छोड़कर पंजाब के मुख्यमंत्री बन जाएंगे। अब भगवंत मान को मुख्यमंत्री उम्मीदवार घोषित करके आम आदमी पार्टी ने इन आरोपों का जवाब देने की भी कोशिश की है। दिल्ली से उमाशंकर सिंह और मोहाली से अपने कैमरा सहयोगी अश्विनी मेहरा के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया।